ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल अच्छे हूं। एमसीक्यू का आज हमारा थर्ड क्लास, ठीक है। हम आज कोशिश करेंगे कि 50 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी इंटर अकाउंटिंग पेपर 5 का 2 एमसीक्यू क्लास ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। वो 2 क्लास में मैंने 136 क्वेश्चन डिस्कशन किया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज के क्लास में हम 50 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि 50 से कम सॉल्व ना करने के लिए, मतलब 50 से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बेसिकली आज के क्लास में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, मतलब सॉरी मैच ए बी, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, ट्रू एंड फॉल्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स शुरू करते हैं। देखो, पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि और मुझे क्या करना है बच्चों के लिए। फिर मुझे यही लगा कि चलो जो एमसीक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना अकाउंटिंग का, उसको अगर डिस्कशन कर देते तो बच्चे लोग को कुछ फायदा होगा। तो ठीक है, चलो रीड करो। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसको अगर तुम खुद से पहले जवाब देने के लिए कोशिश करोगे तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे एग्जाम में 25 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, मतलब 60 क्वेश्चन 25 मार्क 25 मार्क का आएगा। अगर वो 25 से तुम 20 स्कोर करते हो तो तुम्हारा अकाउंटिंग में 60 एबव हो जाएगा। तो एक पेपर में अगर 60 मार्क या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो पेपर पास करने के लिए और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन रीड करो। द डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा डिस्काउंट 2 प्रकार का होता था, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, तुम बोलो। सर इसका आंसर ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो फिर से बोलो, डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो क्या होगा, सर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन डैश रेशियो। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बेटा पार्टनरशिप याद है, पार्टनरशिप में हम क्या करते थे ना, एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करते थे। तो ठीक है, जो भी रिवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट होगा या रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर ही लेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और बोलो, अब बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। एट द टाइम ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, एक कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय। देखो, जब कंसाइनमेंट होगा तो कंसाइनर क्या करेगा ना, गुड्स भेजेगा कंसाइन के पास। जब कंसाइनर गुड्स भेजेगा कंसाइन के पास, तब एक डॉक्यूमेंट्स इश्यू करेगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या लिखा रहेगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में लिखा रहेगा कि कंसाइनर कितना गुड्स भेजा, मतलब क्वांटिटी, कौन सा गुड्स, उसका वेराइटी और कितने प्राइस में भेजा। ये सारे डिटेल्स कंसाइनर इन्फॉर्म करेगा कंसाइन को एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। फिर उसके बाद कंसाइन सेल करेगा, कंसाइन सेल करने के बाद एक डॉक्यूमेंट भेजेगा कंसाइनर के पास जिसको कहते हैं अकाउंट सेल्स, जिसको कहते हैं अकाउंट सेल्स। एक क्वेश्चन का मतलब समझो। एट द टाइम ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइन, मतलब जब गुड्स कंसाइन को सेंड होगा, जब गुड्स कंसाइन को सेंड होगा उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू होगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस। क्वेश्चन नंबर 4, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द डैश ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट अल्टर्ड। देखो, जब पार्टनरशिप एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ, जब पार्टनर डिसाइड करेंगे कि एसेट और लायबिलिटी का जो भी बुक्स वैल्यू है रिटायरमेंट, एडमिशन या डेथ के बाद भी
एसेट लायबिलिटी वही वैल्यू में रिकॉर्ड रहेगा, मतलब शो होगा। मतलब बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अगर चेंज नहीं होता है तो उस वक्त हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते। देखो या तो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, नहीं तो तुम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर तुम बनाओगे तो एसेट और लायबिलिटी का बुक वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि एसेट लायबिलिटी का बुक वैल्यू चेंज ना करने के लिए तो उस वक्त तुम्हें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द डैश ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट अल्टर्ड। बुक वैल्यू ऑफ एसेट या वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट अल्टर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डैश ऑफ द फार्म। देखो जब फार्म डिसोल्यूशन हो जाएगा तो उस वक्त हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। बेटा याद रखो रियलाइजेशन का मतलब एसेट लायबिलिटी हम बेचेंगे, कितना रियलाइज होगा। तो रियलाइज का वर्ड यूज होगा हमेशा एट द एंड ऑफ लाइफ, मतलब जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप खत्म इसका मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया। तो जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगा उस वक्त हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 6, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 12th अप्रैल 2017 फॉर 4 मंथ। देखो जब बिल का डेट मंथ में एक्सप्रेस होगा तो तुम मंथ में काउंट करोगे, जब बिल का डेट डेज में काउंट हो एक्सप्रेस होगा तुम डे में काउंट करोगे। तो इस केस में बिल का पीरियड मंथ में एक्सप्रेस है, मतलब 12th अप्रैल से 4 महीना। तो 11th जुलाई, फिर उसके बाद 3 डेज ग्रेस मिलेगा तो 14th जुलाई। तो अब बोलो ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 12th अप्रैल 2017 फॉर 4 मंथ, द डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी 14th जुलाई। 14th जुलाई 4 महीना, फिर उसके बाद 3 डेज ग्रेस। The parties of a joint venture is called as। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कितना क्वेश्चन नंबर 7। The parties of a joint venture is called as co-venturer। बेटा जॉइंट वेंचर में जो पार्टीज होते हैं ना उसको को-वेंचरर कहते हैं। पार्टनरशिप में जो पार्टीज होते हैं उसको पार्टनर कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज शोन इन द डैश साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब तुम्हें लायबिलिटी, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। लेकिन नॉन ट्रेडिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बाय एनपीओ। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बाय एनपीओ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बाय एनपीओ एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो अब बोलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू एस2। बड़ा एस2 का नाम क्या होता था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अकॉर्डिंग टू एस2 इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी अभी हम लोग डिस्कशन किए थे एस2 का कंसेप्ट। हाँ, जो लोग एमसीक्यू वाला क्लास देख रहे हो तो उसके पहले थोड़ा ये इंश्योर हो जाओ कि तुम्हारा जहां पे भी तुम अकाउंट्स कोचिंग ले रहे हो या जहां पे भी तुम क्लास कर रहे हो वहां सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार थोड़ा इंश्योर हो जाओ। देखो अगर सिलेबस वहां कंप्लीट नहीं होता है तो मेरा एमसीक्यू हो सकता है तुम्हें इतना ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दे सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ये मेरा एमसीक्यू, इसको कहते हैं बूस्टर क्लासेस। तो ये जो एमसीक्यू क्लासेस ना ये तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो ठीक है, चलो मैं तो ऑलरेडी वादा कर चुका हूं कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का एकदम कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे देना है, तो मैं दे रहा हूं। तो तुम्हारे नज़र में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं सीए और सीएमए प्रोफेशन में, तो उनको एक बार सजेस्ट करना कि हमारे क्लासेस एक बार ट्राई करो। अगर हमारा क्लासेस तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम दूसरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि हमारा क्लासेस तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअली कहीं पे भी पढ़ाया होता है वो डेफिनेटली हमारे क्लासेस में।
DS वर्चुअल। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत एडवर्टाइजमेंट हो गया। मैंने इतना एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं करता। अकॉर्डिंग टू S2 stocks will be valued at a cost or NAV whichever is lower। ठीक है। नेक्स्ट, revenue expenditure is incurred to earn revenue of the dash। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा करंट ईयर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर होता है। करंट ईयर का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर होता है। तो अब बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर टू अर्न रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड या फ्यूचर पीरियड? करंट पीरियड होगा सर, इसका आंसर करंट पीरियड होगा। ओके। द डेब्ट which may or may not be realized, पैसा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसका मतलब हमारा डाउट है, तो जिस डेब्ट के ऊपर तुम्हारा डाउट होगा उसको तुम डाउटफुल डेब्ट ही बोलोगे। ओके, द डेब्ट which may or may not be realized are called doubtful debts। The dash shows financial position of the business as on a particular date। balance sheet, बेटा balance sheet shows financial position of the business as on a particular date। okay, the dash is the combination of both basis, cash as well as accrual basis। बेटा अकाउंटिंग तीन प्रकार का होता है, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस और एक हाइब्रिड बेसिस। तो हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है, कैश एंड एक्यूरल का कॉम्बिनेशन होता है। तो डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बेसिस, क्या होगा, हाइब्रिड बेसिस या मिक्स्ड बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है। ए ट्रांजैक्शन फॉरगेटन टू एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बड़ा मैं भूल गया, एक ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए मैंने भूल गया। अगर तुम भूल जाते हो इसको कहते ओमिशन, इसको कहते ओमिशन। तुम्हारा भूल जाना एरर ऑफ ओमिशन होगा, तुम्हारा भूल जाना एरर ऑफ ओमिशन होगा। तो बोलो ए ट्रांजैक्शन इज फॉरगेटन टू एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एन एरर ऑफ omission। In a computerized environment, the processing of information will be by one or more dash। देखो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में प्रोसेसिंग किसके द्वारा होगा, ऑब्वियसली कंप्यूटर के द्वारा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसा क्वेश्चन तुम्हारा इंस्टीट्यूट पूछता है, तुम देखो। हाँ सर, in a computerized environment the processing of information will be by one or more computers। okay, dash represent an amount of cash, goods or any other asset which the owner withdraw from business for his personal use। बेटा पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर कुछ ले जाता है बिजनेस से, उसको ड्राइंग्स कहते हैं, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो इसका आंसर ड्राइंग्स होगा। एसेट लाइक ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट, गुडविल आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट, ब्रांड, ये सबको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। ओके, रिबेट इज गिवन इन केस ऑफ डैश ऑफ ए बिल। बेटा जब रिटायरमेंट होता है ना बिल, उस वक्त हम रिबेट देते हैं। तो रिबेट इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख सेंट आउट, गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख सेंट आउट टू कंसाइन एट कॉस्ट प्लस 25%। बेटा 4 लाख का कॉस्ट मैंने 25% ऐड करके सेंड किया, इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा 4 लाख प्लस 25%, तो 5 लाख हो जाएगा तुम्हारा इनवॉइस वैल्यू। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, इज कॉल्ड एज कैपिटल। As per dash concept, business is assumed to exist for an indefinite period। बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट याद है क्या, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम यही अज्यूम करेंगे कि हमारा बिजनेस फ्यूचर इंडेफिनाइट पीरियड तक चलेगा। तो इसका आंसर होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। डैश कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑफ ईच साइड, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का एक ही साइड होगा, डेबिट साइड में एक ही कॉलम
क्रेडिट साइड में एक ही कॉलम। इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ईच डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ऑन डैश सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। या तुम उसको एक्टिविटी सेंटर भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर या तो प्रॉफिट सेंटर होगा, नहीं तो एक्टिविटी सेंटर होगा, लेकिन एक्टिविटी सेंटर बहुत यूजफुल रहेगा। डैश अकाउंटिंग पैकेज कैन सुटेबल मैच विथ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। देखो, डैश अकाउंटिंग पैकेज कैन सुटेबल मैच, देखो तुम्हें कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज लेना है। कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज का मतलब होता है तुम जैसे बोलोगे ऐसे हम अकाउंटिंग पैकेज बनाएंगे। मतलब तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम बोलोगे कि हमें ऐसा अकाउंटिंग पैकेज चाहिए, हम ऐसे बना के देंगे, तुम्हारा रिक्वायरमेंट को वो मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब डैश अकाउंटिंग पैकेज कैन सुटेबल मैच कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट रीड करो। डेटर इज ए पर्सन हु ओज टू अदर्स, जिसको दूसरे आदमी को पैसा देना है तो उसको डेटर कहते हैं। तो डेटर इज द पर्सन हु ओज टू अदर्स। द एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन द एक्चुअल लॉस इज मोर देन सम अश्योर्ड। देखो, एक्चुअल लॉस अगर सम अश्योर्ड से ज्यादा होगा तो तुम्हारा एवरेज, तो उस वक्त तुम्हें तुम्हारा एवरेज क्लॉज लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा मोर देन द सम अश्योर्ड। व्हीकल रिप्रेजेंट डैश एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, while repair to vehicle would mean revenue expenditure. Sorry. Amount spent on traveling expenses by a partner for foreign trip for purchase of asset. देखो, asset खरीदने के लिए एक पार्टनर फॉरेन गया, जो भी खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? एसेट एक्विजिशन करने के लिए अगर तुम कुछ खर्चा करते हो, एसेट एक्विजिशन करने के लिए अगर तुम कुछ खर्चा करते हो, वो खर्चा तुम्हारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो खर्चा तुम्हारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। द विड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज, बोलो, विड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज, ड्रॉइंग्स। अगर ओनर कुछ विड्रॉ करता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। ओके। द अलाउंसेस बाय क्रेडिटर टू डेटर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए क्रेडिटर कुछ अलाउंसेस दे रहा है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू डैश अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने बताया था नॉन ट्रेडिंग चैप्टर में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट के जैसा होता है। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर डैश एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। बैंक अकाउंट इज डैश अकाउंट। बेटा याद रखो, बैंक अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक अकाउंट इज ए डैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। Assets are classified as non-current asset and current asset as per dash principle, going concern principle. देखो, जिस एसेट को तुम एक साल में यूज करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा करंट एसेट। जिस एसेट को तुम मोर देन 1 ईयर में यूज करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन करंट एसेट। मगर इसका मतलब अगर बिजनेस कंटिन्यू करेगा फ्यूचर को तो हम एसेट का क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा एसेट को हम एक साल में यूज करेंगे, कितना एसेट को हम
1 साल से ज्यादा ईयर में यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना करंट और नॉन करंट, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, इसके पीछे रीजन गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ठीक है, चलो। डैश अमाउंट इज हायर ऑफ एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। और एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। डैश अमाउंट इज द हायर ऑफ एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज बेटा रिकवरेबल वैल्यू। AS 28 का क्वेश्चन, मतलब इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का ये क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखो कि रिकवरेबल वैल्यू इज द हायर ऑफ द नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। ओके। द डैश लॉस इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। नॉर्मल लॉस बेटा, नॉर्मल लॉस दो प्रकार का होता है, नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस। एब्नॉर्मल लॉस सेपरेटली ट्रीटमेंट होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस का वैल्यू हमेशा गुड यूनिट ऑब्जर्व करेगा। तो इसका मतलब द डैश लॉस इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ न्यू इन्वेंटरी, और नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूड होता है। डैश इज द अमाउंट बाय व्हिच मिनिमम रेंट एक्सीड द एक्चुअल रॉयल्टी। देखो, अगर मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी को एक्सीड करता है, मतलब मिनिमम रेंट ज्यादा, तुम्हारा एक्चुअल रॉयल्टी कम, तो एक्चुअल रॉयल्टी कम लेकिन तुम्हें मिनिमम रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ेगा, उस बैलेंस को कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट बाय व्हिच मिनिमम रेंट एक्सीड एक्चुअल रॉयल्टी। ओके। डैश इज द अमाउंट, अच्छा ये हो गया। While posting an opening entry, while posting an opening entry in the ledger in case of account having debit balance in a particular column, the word to balance brought down are written on debit side। बेटा डेबिट साइड में ओपनिंग के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में ओपनिंग के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो डेबिट साइड में ओपनिंग के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ओके। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड नॉट डैश। डेप्रिसिएशन का मतलब एलोकेशन, नॉट वैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट वैल्यूएशन। Next, question number 40. Finished goods are normally valued at a cost or NRV whichever is lower। AS2 का क्वेश्चन, फिनिश गुड्स स्टॉक हमेशा वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और NRV whichever is lower। The relation between consignee and consignor is that of, बोलो बेटा, consignee and consignor। consignee हमेशा एजेंट होता है, consignor हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्साइनी एंड कॉन्साइनर हो जाएगा एजेंट एंड प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा एजेंट एंड प्रिंसिपल। यही क्वेश्चन अगर फिर से चेंज करके इंस्टीट्यूट दे देगा कि द रिलेशन बिटवीन कॉन्साइनर एंड कॉन्साइनी, बोलो क्या होगा? कॉन्साइनर एंड कॉन्साइनी हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल एंड एजेंट। कॉन्साइनर हमेशा प्रिंसिपल होता है, कॉन्साइनी हमेशा एजेंट होता है। चलो, हो गया। The relationship between co-venturer is that of co-owners। co-venturer हमेशा co-owners होते हैं, तो the relationship between co-venturer is that of co-owners। net worth is excess of dash over dash, asset minus liability को कहते हैं net worth। तो बोलो net worth का मतलब क्या होगा? excess of total asset over total liability। तो net worth is the excess of a dash total asset over dash total liability। the sales of 180 lakhs, sorry, the sales rupees 180 lakhs, purchase 120
9 lakhs, opening stock 33 lakh, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट। याद रखो ये 50% ऑन कॉस्ट दे रहा है, 50% ऑन कॉस्ट दे रहा है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, देखो सेल कितना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। सेल कितना 180 लाख, परचेज एक काम करो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, सेल होगा तुम्हारा 180 लाख, हाँ, ओपनिंग स्टॉक 33, ओपनिंग स्टॉक 33, हाँ, परचेज 129, तो परचेज हो गया तुम्हारा 129, हाँ, वो कह रहा है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट अगर 100 तो जीपी हो जाएगा तुम्हारा 50, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 150, तो जीपी रेट सेलिंग प्राइस के ऊपर, क्वेश्चन में जीपी रेट कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन इधर जीपी रेट सेलिंग प्राइस के ऊपर हो जाएगा 50/150, इसका मतलब 1/3, चेक करो 50/150, हाँ 1/3। इसका मतलब अगर सेल्स 3 रुपया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट 1 रुपया होगा, तो सेल्स 180, तो 180 डिवाइड बाई 3, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा 60। अगर ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा 60 होगा, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक आएगा तुम्हारा 33 प्लस 129 प्लस 60 माइनस 180, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा आएगा 42, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा तुम्हारा 42 लाख। ओके, in case of loss of profit policy, gross profit is the sum of net profit plus insured standing charges। ग्रॉस प्रॉफिट का डेफिनेशन मैंने लिखाया था कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस बोलो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। 46, interest to be allowed at the rate of 0.75% per month on partners capital of rupees 60 lakhs, managers commission at the rate of 5% of net profit before charging such commission। बेटा ये जो 5% है ना, ये 5% बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन डिडक्ट करने से पहले जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 5%। If net profit before charging interest on capital and managers commission amounted to rupees 14,85,000, then managers commission will be dash। इसको खुद कैलकुलेशन करो, इसका आंसर होगा 47,250। कितना होगा 47,250। आप बोलेंगे सर कैसे, मैं एक ही क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको तुम ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में तुम लिखो कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, नहीं तो तुम मेरे नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। ये जो 8260839219 ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन, रिवीजन लेक्चर्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का क्लासेस, बहुत क्लासेस में यूट्यूब में दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर उसके बाद अगर तुम हमारा पेन ड्राइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। अगर तुम मोबाइल ऐप में क्लास करना चाहते हो तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तुम मोबाइल में भी वो क्लास कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का नाम होता है DS वर्चुअल, ठीक है।
बस ये मोबाइल एप्लीकेशन डीएस वर्चुअल, तुम डीएस वर्चुअल को आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, फिर मोबाइल में इंस्टॉल करो। डीएस वर्चुअल में बहुत क्लासेस भी अनलॉक है, मतलब फ्री में मिल जाएगा, तुम नहीं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा डीएस वर्चुअल का, डीएस वर्चुअल में जो भी स्टूडेंट क्लास करते हैं तो उन लोगों का जो एग्जाम हुआ था उसका थोड़ा सा मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ऑब्जेक्टिव मेरा एडवर्टाइजमेंट करना ये नहीं है, फिर भी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ हम डीएस वर्चुअल का क्लास के ऊपर रिले कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा कि तुम मेरे क्लास के ऊपर रिले मतलब भरोसा मत करो। अगर रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो तुम और किसी दूसरे के क्लास के ऊपर भरोसा मत करो, तुम अकाउंटिंग के लिए हमारा क्लासेस ज्वाइन करो, तो डेफिनेटली हम तुम्हें एक अच्छे लेवल में पहुंचाऊंगा अकाउंट्स में, ठीक है। सबसे पहले देखो रैंक होल्डर, रैंक 26 ऑल इंडिया लेवल में सीए में फाइनल में रैंक लाना मतलब इजी बात नहीं होता है। तो मेरे पास जो पेपर पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें 70 मार्क्स था, फिर अकाउंट्स में भी 70 के आसपास था, लेकिन ये मार्क हाईलाइट में करना नहीं चाहता हूँ। रैंक देखो, इसका रैंक बहुत सारे रैंक होल्डर्स है, लेकिन सभी का पंप जो लिफलेट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जितना भी है मैं दिखाता हूँ। यहां देखो तो मार्क देखो, अकाउंट 62, कॉस्ट 64, अकाउंट 65, कॉस्ट 63, एसएफएम 62, एसएफएम 64, अकाउंट 65, कॉस्ट 60, एसएफएम 60, अकाउंट्स 85, कॉस्ट 72, एसएफएम 70, अकाउंट 60, कॉस्ट 62, अकाउंट 60, एसएफएम 62, अकाउंट 61, एसएफएम 60, बहुत सारे मार्क है, तुम देख सकते हो। सीएमए प्रकाश कुमार एसएफएम 72, संतोष कुमार एसएफएम 65, सुरजेंदु एसएफएम 65। मतलब एसएफएम का मतलब जो फाइनल में एक मार्क फेचिंग पेपर होता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एडवांस पेपर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कान्हूचरण अकाउंटिंग 68, पवित्र कुमार कॉस्टिंग में 68। हमारा एक रेसिडेंशियल यूनिट भी है। रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब तुम वहीं पे रहोगे, खाना भी मिलेगा, मतलब मैं ही क्लास लूंगा क्योंकि फिजिकल क्लासेस टेकन बाय देवस सर, तो तुम हमारा रेसिडेंशियल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। तो मैं बच्चे लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि रेसिडेंशियल ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे जो रहने का बहुत प्रॉब्लम होता है, भुवनेश्वर में स्टूडेंट को रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, प्राइवेटली मेस बना के रहते हैं, तो कभी कभी खाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, खाना बनाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक नया कंसेप्ट लाया, पहला फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर में रेसिडेंशियल कोचिंग फॉर सीएमए। तो तुम हमारा रेसिडेंशियल बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो रेसिडेंशियल बैच के लिए इस नंबर में तुम कांटेक्ट करना, ये नंबर को नोट करो, तुम इस नंबर में कांटेक्ट करना शक्ति सर के साथ। हमारा एक स्टूडेंट अकाउंट्स में 99 रखा था, उसका मार्क देखो, कंग्रेचुलेशन जो 99 रखे हैं। और एक स्टूडेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट में 99 रखे थे, कॉस्ट एफएम में 85, अकाउंट 77, कॉस्ट एफएम कंपनी अकाउंट 74। और एक स्टूडेंट का मार्क देखो, अकाउंट्स में 71, अकाउंट्स में 71। जरा ये मार्कशीट को देखो, कॉस्ट एफएम 90, पेपर 10 का मतलब होता है कॉस्ट एफएम, इसमें 90, कितना कंसेप्चुअल
नॉलेज है उनके पास, जो एक पेपर में 90 लाते हैं। कॉस्ट एफएम पेपर में, कॉस्ट एफएम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल पेपर होता है। इनको देखो, OM 82, कॉस्ट एफएम 65, GST 66, फिर कंपनी अकाउंट 68, सारे पेपर में एग्जाम्पशन। इनको देखो, अकाउंट 76, कॉस्ट 60, SFM 70, अकाउंट 67, कॉस्टिंग 71, कॉस्ट एफएम 77, कंपनी अकाउंट 66, अकाउंट्स में 66, कॉस्टिंग में 69। ओडिशा का टॉपर SFM 81, बाकी सारे मार्क्स तुम देखो। SFM 81, कितना अच्छा मार्क है देखो, 299 to 96, अकाउंट 65, कॉस्टिंग 87, OM 73, कॉस्ट एफएम 85, कंपनी अकाउंट 69। One of the best marksheet, account 61, costing 96, कंपनी अकाउंट्स 83, कॉस्ट एफएम 78, लेकिन कॉस्टिंग का मार्क देखो 96। चलो और बहुत मार्कशीट है, सब तो हम नहीं दिखाएंगे, फिर ये एडवर्टाइजमेंट क्लास हो जाएगा। चलो इसको बंद करो। हाँ, ये बहुत मार्क है, चलो इसको बंद करो। आइए हमारे डिस्कशन के पास आइए। देखो 48 देखो, द मेथड फॉर डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर इज रिड्यूसिंग बैलेंस। बेटा डेप्रिसिएशन के लिए दो मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड, तो इसका आंसर होगा रिड्यूसिंग बैलेंस या WDV मेथड। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हैज ए रिजर्व फॉर डिस्काउंट। बेटा जो आइटम क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसका रिजर्व ऑपोजिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिटर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, तो उसका रिजर्व तुम्हारा ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डेबिट बैलेंस। डैश कैन बी मेड पेबल टू द बियरर, बिल्स रिसीवेबल कैन बी मेड पेबल टू द बियरर। The gain from sale of capital asset need not to be added to revenue to ascertain the dash of business, operating profit or loss. The gain from sale of capital asset, मतलब कैपिटल एसेट तुम बेच के गेन हुआ, need not to be added to the revenue, ये रेवेन्यू नहीं होगा जब तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन करोगे, Dash property may be subject matter of consignment. Movable property may be the subject matter of consignment. देखो 40 मिनट्स में 52 क्वेश्चन, डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम में ये 52 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो इसको, इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लो, ऑटोमेटिक सब आंसर याद रह जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में इस 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 5 मार्क का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।